हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मानसून के ऊपर। अभी देखिए, एडवांसिंग मानसून जो है हमारा, वो थोड़ा पहले आ गया है भारत के अंदर में। अभी 1 वीक पहले, 1 से 8 दिन पहले आ गया है। ऐसा हुआ है 2009 के बाद पहली बार ये देखने को मिला है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 15 सालों में पहली बार ये देखने को मिला है कि जो मानसून है समय से पहले आ गया है। आपको पता है कि भारत के अंदर मानसून केरला से इंटर करता है, और ये जो तिथि है भारत के अंदर मानसून इंटर करने की, वो है 15 जून। तो 15 जून से बहुत पहले आ गया है, लगभग 10-15 दिन पहले आ गया है। और मानसून की जो दस्तक है वो जून के पहले सप्ताह में हम लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा पहले देखने को मिल रहा है। तो क्या है इस अर्ली मानसून का जो पूरा प्रोसेस है, और अर्ली जो अराइवल का जो अनाउंसमेंट हुआ है मानसून के, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा वाटर सिक्योरिटी के ऊपर। आपको पता है कि किस तरीके से वाटर स्कार्सिटी से ना किसी भारत बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देश जूझ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, जो फसल का उत्पादन होता है, वो पूरी तरीके से मानसून पे ही बेस्ड है। हम सभी ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि भारतीय जो किसान हैं वो मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। आज भी इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी लगभग 80 to 85% जो फार्मर्स हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर मानसून अच्छा आता है तो फसल अच्छी होती है, अगर मानसून अच्छा नहीं आता है तो फसलों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब जब मानसून पहले आ गया है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल यील्ड के ऊपर। इसी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो वाटर सिक्योरिटी है, वाटर रिचार्ज है, उसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखेंगे अराइवल ऑफ मानसून 2025 को। ये हमारे सिलेबस के किस हिस्से में आता है? ये आता है जीएस पेपर 2 में। आईआर के अंदर में इसको रखा गया है इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी, रीजनल कोऑपरेशन और क्लाइमेट चेंज के अंदर। मतलब कि जीएस पेपर 2 के टॉपिक आईआर, उसके अंदर में सब टॉपिक रीजनल कोऑपरेशन और क्लाइमेट चेंज के अंदर में इसको रखा गया है। जो सोर्स रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा आईएमडी रिपोर्ट्स के ऊपर और मेट्रोलॉजिकल डेटा के ऊपर आज के इस लेक्चर को हम लोगों ने तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। अनाउंसमेंट हुआ है मई 24, 2025 को बोला गया है कि भाई ऑनसेट मानसून ऑनसेट से, मतलब कि जो दो तरीके का मानसून है इंडिया के अंदर में। एक होता है एडवांस मानसून, मतलब कि जो एंट्री होता है। उसके बाद रिट्रीवल मानसून होता है, मतलब जब ये हवाएं वापस जाती हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी के बेसिक में ये टॉपिक पढ़ा होगा। दो तरह का मानसून होता है, मानसून के पूरा का पूरा प्रोसेस भी पढ़ा होगा। उसको हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाएंगे आज के इस लेक्चर में। आज हम सिर्फ और सिर्फ अराइवल ऑफ मानसून को ही केंद्र बिंदु बनाकर आज के इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे। तो इसको अनाउंस किया गया है, ऐसा हुआ है 2009 के बाद पहली बार हम लोग को देखने को मिला है। आईएमडी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। इन सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट आईएमडी के द्वारा ही किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा साउथ वेस्ट मानसून। क्या है साउथ वेस्ट मानसून? इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है इसी साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अब ये हुआ सदर्न पार्ट भारत का, ये हुआ वेस्टर्न पार्ट भारत का। तो यहाँ से जो मानसून इंटर करता है ना, इसी से सबसे ज्यादा बारिश इंडिया के अंदर में होता है। अब डिफिनेशन क्या है? सीजनल विंड सिस्टम डिलीवरिंग 20%, मतलब 70% से ज़्यादा जो इंडिया का जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से किया जाता है। जून से लेकर सितंबर के बीच इसमें बारिश होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर में। सिग्निफिकेंस क्या है? एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूरल जो लिवलीहुड है और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब फसल अच्छी होगी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जब फसलों की गुणवत्ता, इसकी उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम इकोनॉमिकली अच्छे से प्लान कर सकेंगे। हम कैसे कहेंगे कि मानसून आ गया है? मानसून की आगमन ऑनसेट पे हम किस क्राइटेरिया के तहत हम ये कह सकते हैं कि मानसून आ गया है भारत के अंदर में? देखिए, सबसे पहले 2-3 क्राइटेरिया रखा गया। रेनफॉल, विंड फील्ड। तो हम बात करेंगे कि जब 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, 60% of 14 designated station over 2 consecutive days। समझिए इस चीज को, 2 लगातार दिन में, मान के चलते हैं कि 28 मई और 29 मई, इन दिनों में
अगर लगातार बारिश होती है और जो 14 स्टेशन डेजिग्नेटेड किए गए हैं आईएमडी के द्वारा, मतलब कि पूरे देश को 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से 60%, मतलब कि 14 का जो 60% होगा कितना होगा, 50% हो जाता है 7 से ज़्यादा यानी कि 8 के आसपास की अगर स्पोर्ट्स में बारिश होती है 2 लगातार दिनों में कितना, 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो हम उसको मानेंगे कि मानसून आ गया है। वेस्टर्ली विंड्स एट 925 आवर पर की स्पीड से अगर चलता है तो हम मान के चलेंगे कि मानसून इंडिया में आ गया है। कॉज कारण क्या क्या होता है अर्ली मानसून अराइवल के, इसके बहुत से कारण होते हैं, कुछ को हम अभी समझते हैं। सबसे पहले मीडियन जूलियन ऑसिलेशन, ये करीब करीब 15 से 60 दिनों तक चलता है और इस हवा की वजह से जो बारिश होती है वो करीब करीब अभी देखा गया है कि मई 13 से उसने चलना स्टार्ट कर दिया है और इंडियन ओशियन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बारिश कराने के लिए। इसी के बाद हाई इंटेंसिफिकेशन भी एक रीजन है। सोमाली जेट स्ट्रीम का मजबूत होना भी एक सबसे बड़ा रीजन है। इसी के साथ साथ हीट लो ओवर पाकिस्तान और NW इंडिया। तो जैसे जैसे क्रिएटेड इफेक्ट, सक्शन इफेक्ट ड्रॉइंग मॉइस्ट एयर, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर की वजह से इवोपरेशन ज़्यादा होता है पानी का। जब इवोपरेशन ज़्यादा होगा, जो क्लाउड्स हैं उसको स्टोर नहीं कर पाते तो बारिश कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है उस पानी को, अंत में उसको क्लाउड्स को रिलीज करना पड़ता है, जो कि बेसिक थियरी है बारिश के पीछे का। इम्प्लीकेशन क्या है अर्ली ऑनसेट का, मानसून अगर पहले आ जाता है तो इसके फायदे क्या हैं। एग्रीकल्चरल हेड स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि उसका जो खरीफ क्रॉप्स है, अभी देखिए जितने भी उत्तर भारत के रीजन है या फिर जो मैं बोलूँगा कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट बोलना उचित नहीं होगा, जो ये रीजन है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे खरीफ क्रॉप्स में ज़्यादातर राइस की खेती होती है और पल्सेस की खेती होती है। उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो इल्ड है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। रिजर्वायर रिचार्ज हो जाएंगे, जितने भी रिजर्वायर्स हैं, जितने भी नदी नाले तालाब नहरें कैनाल्स, उनमें वाटर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। रीजनल ट्रेड को बूस्ट मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। जब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो जो वहाँ का जो रीजनल जो ट्रेड है उसमें फ़ायदा पहुँचेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है इसके, अर्बन फ्लडिंग, आपने देखा होगा बेंगलुरु का जो एग्जाम्पल है, काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है। क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन, होता क्या है कि जब बारिश जल्दी आने लग जाती है तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फोरकास्टिंग रिस्क भी देखने को मिलता है। अर्ली ऑनसेट इज नॉट इक्वल टू लॉन्गर स्ट्रॉन्गर मानसून, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिमेन्स क्रूशियल, मतलब कि बारिश की वजह से अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल जो केरला के जो नेशनल पार्क्स थे वहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु थे वो इस वजह से भी उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अचानक से बारिश आ गया था। तो ऐसे चीज़ों से निपटना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अब आ चुके हैं हम कंक्लूजन पार्ट पे इस लेक्चर के। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने बात करी है वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि अर्ली मानसून 2025 का हम लोग को जल्दी देखने को मिल रहा है। रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्ट ऑफ डायनेमिक एटमॉस्फेरिक फोर्सेस लाइक एमजो ए, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन की, सोमाली जेट और कन्वेक्शन सर्ज, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर सामने आता है। अब अर्ली मानसून का एक ये भी प्रॉब्लम है कि फोरकास्टिंग में इश्यूज आ सकते हैं और डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये पूरा लेक्चर था अर्ली मानसून के ऊपर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।